हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सीए सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलो आज एक एनर्जेटिक लेक्चर शुरू करते हैं एंड एक अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज करें। कितना बार? 3 बार रिवाइज करें, क्योंकि रिविजन इज द पिलर ऑफ द पास। और आपको तो रैंक लाना है एंड 80+ लाना है, तो जितना बार हो सके उतना बार रिविजन करिए एंड रिविजन भी हम करेंगे। तो चलो हम पहले जो भी पढ़े थे कल उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग तैयार है? हाउ दी जोश? तो आ जाइए, जल्दी जल्दी हम रिवीजन शुरू करेंगे, आ जाइए। तो पहले हम प्रीवियस ईयर पढ़े थे। प्रीवियस ईयर मींस जो भी हमारा जिस ईयर का इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेट होता है, जो भी इनकम हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि असेसेबल मींस असेसमेंट होता है इन दी असेसमेंट ईयर में, तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये 12 मंथ का पीरियड होता है एंड ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड ये खत्म होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमारा जो प्रेजेंट एग्जाम के लिए क्या होगा प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। उसके बाद दो सिचुएशन में देखे थे, तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्या होगा। पहला केस है जहां पे एक बिजनेस न्यूली एस्टेब्लिश होता है, मींस न्यूली वो सेटअप होता है, तो वहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा जिस दिन वो न्यूली सेटअप हुआ था बिजनेस एंड खत्म होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मींस जिस भी दिन वो बिजनेस शुरू हुआ था उससे स्टार्ट होगा एंड खत्म होगा आपका 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो कि 22 है। उसके बाद अगर न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आया था, तो वहां पे हम प्रीवियस ईयर क्या लेंगे, जिस दिन न्यूली सोर्स ऑफ इनकम पता चलता है उस डेट से 31 मार्च 2022 तक हम प्रीवियस ईयर मानेंगे। उसके बाद हम देखे थे मेनली क्या होता है, नॉर्मल जो रूल नंबर 4 में है, सेक्शन नंबर 4 में देखे थे, जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। बट उसका कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे। तो उसका 5 केसेस था, उसको हम कैसे याद रखे थे। फैन का डिलीवरी कब होगा, फैन डीएल पहले एफ, जब इनकम फ्रॉम फॉर्म हुआ है बिजनेस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन पहला है एफ फॉर फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद ए फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी हम एसेट ट्रांसफर करते हैं फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके बाद एन, एन मींस जो भी नॉन रेसिडेंट वो किसमें एंगेज है, शिपिंग बिजनेस में एंगेज है। उसके बाद डी मींस कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाता है। उसके बाद एल, एल मींस लिविंग इंडिया, कोई भी पर्सन वो लिविंग इंडिया परमानेंटली या फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वहां पे प्रीवियस ईयर का इनकम ही प्रीवियस ईयर में ही हम टैक्स देंगे। उसके बाद पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन में सब कुछ आ जाएंगे। पहला है इंडिविजुअल, उसके बाद एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद फार्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। उसके बाद लोकल अथॉरिटी गया एंड कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर वो एबव पॉइंट में नहीं कवर होता है। उसके बाद हम डोमेस्टिक कंपनी देखे थे, तो डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी मींस ऑल इंडियन कंपनी। पहला है ऑल इंडियन कंपनी, दूसरा है कोई भी कंपनी अगर वो डिविडेंड इंडिया में ही देता है, कोई भी एस्टेब्लिश है अरेंजमेंट है फॉर प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए, तो उसको हम मानेंगे डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद है इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला है वो फर्म एंड रजिस्टर होना चाहिए आज कंपनी एक्ट 2013। दूसरा है वो उसका जो रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में ही होना चाहिए। उसके बाद हम देखे थे फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, जो इंडियन कंपनी नहीं है उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ आरसीसी, तो आरसीसी किसको बोलते हैं उसका हम सेक्शन नंबर याद रखे थे, जो कि सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 है। तो वहां पे देखे थे आरसीसी के लिए हम टी पैड याद रखे थे, टी पैड एंड पी का था ILR, ठीक है, III है। तो चलो इसको याद कराते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 बोल रहा है कि आरसीसी किसको बोलते हैं, मींस ए पर्सन फ्रॉम हुम एनी टैक्स पेबल और any other sum payable under the Income Tax Act 1961. In addition, the RCC include क्या है, उसके बाद पैड P for every person on which proceedings of the income tax has been taken for assessment of his income or any other person, I for his income or any other person, उसके बाद L for loss sustained by him or any other person, उसके बाद R means due to him or any other person, उसके बाद A means any person who every person who is deemed to be assessed in default as per Income Tax Act 1961. उसके बाद D means every person who is deemed to be an assessee under Income Tax Act 1961, तो उसको हम assessee बोलेंगे। उसके बाद हम गए थे रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर शुरू किए थे, तो चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का कुछ ही पार्ट शुरू किए थे। तो ओनली हम टैक्सेबिलिटी के लिए हम नहीं देखेंगे नेचर ऑफ इनकम क्या है या उसका प्लेस ऑफ
अक्रूवल या रिसिप्ट कहाँ पे है, उसके साथ हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम देखे थे, दो ग्रुप में हम डिवाइड किए थे। पहले इंडिविजुअल एचयूएफ को एक ग्रुप में डाले थे एंड अदर जो भी है आरसीसी उनको एक ग्रुप में डाले थे। तो पहले इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए हम डिवाइड करते हैं, उसको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद अगर वो रेसिडेंट होता है तो उसको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, आइदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद जो अदर्स है, अदर्स के लिए रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है। तो हम टोटल अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो तीन टाइप्स का हो जाता है। पहला है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मींस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके बाद नॉन रेसिडेंट, इसको आरओआर एनओएन बट आरओआर एंड एनआर बोलते हैं। उसके बाद रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप अलग अलग है। रेसिडेंट हम कब मानेंगे, अगर वो कुछ पीरियड इंडिया में रहता है, आज पढ़ेंगे तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे। बट सिटीजनशिप मींस वो इंडिया में बार्थ होना चाहिए या बॉर्न होना चाहिए। तो रेसिडेंट, एक रेसिडेंट पर्सन वो नॉन सिटीजन हो सकता है, या एक सिटीजन पर्सन वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला रिवीजन खत्म हुआ। तो चलो और एक बार रिवीजन शुरू करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? प्रीवियस ईयर 12 मंथ का पीरियड है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल अब प्रीवियस ईयर का एंड खत्म होता है 31 मार्च में। तो प्रेजेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। उसके बाद टू सिचुएशन में हम देखे थे कि स्पेशल केसेस में प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं। पहले है अगर कोई भी बिजनेस न्यूली सेटअप होता है, एस्टेब्लिश होता है, तो वहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन वो सेटअप हुआ था, खत्म होगा 31 मार्च 2022। उसके बाद अगर कोई भी न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है तो वहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाता है जिस दिन वो न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है एंड खत्म होगा 31 मार्च 2022। उसके बाद प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे कुछ 5 केसेस में। तो उसका 5 केसेस क्या है? फैन का डिलीवरी कब होगा? फैन मीन्स फर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद ए मीन्स अवॉइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एसेट ट्रांसफर होता है। उसके बाद एन नॉन रेसिडेंट, अगर वो शिपिंग बिजनेस में काम करता है। उसके बाद डिलीवरी डिसकंटिन्यूड बिजनेस। उसके बाद एल मीन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद पर्सन किसको बोलते हैं? पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फार्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। उसके बाद आपका है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर वो एबव पॉइंट में नहीं कवर होता है। उसके बाद हम गए थे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ऑल इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी एंड उसके साथ जो भी कंपनी अगर वो डिविडेंड इंडिया में देता है तो उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। उसके बाद इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के लिए वो जो कंपनी वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला है वो रजिस्टर या फॉर्म होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा है वो उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस या रजिस्टर ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। उसके बाद आरसीसी। आरसीसी के लिए हम टीपैड याद रखे थे एंड ये डील कर रहा है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7। तो आरसीसी मीन्स ए पर्सन फ्रॉम हुम एनी टैक्स, टी फॉर टैक्स, फ्रॉम एनी टैक्स पेबल और एनी अदर सम पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद इन एडिशन इट इंक्लूड्स पैट। पैट में पी का है आईएलआर। पी मीन्स एवरी पर्सन, पी मीन्स पर्सन, एवरी पर्सन ऑन whom proceedings of the income tax act has been taken for the assessment of his income or any other person income of any other person। उसके बाद है L means loss sustained by him or any other person। उसके बाद R means refund due to him or any other person। उसके बाद A means deemed to be an assessee in default, every person who is deemed to be an assessee in default under income tax act 1961। उसके बाद D means every person who is deemed to be an assessee under income tax act 1961। उसके बाद हम पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस गए थे जहां पे देखे थे टैक्सेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम ओनली नेचर ऑफ इनकम नहीं देखेंगे, उसके साथ आपका प्लेस ऑफ उसका रिसिप्ट या अक्रूवल नहीं देखेंगे, उसके साथ हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम दो ग्रुप में डिवाइड किए थे। पहला ग्रुप में देखे थे इंडिविजुअल एचयूएफ, दूसरा ग्रुप में हम देखे थे क्या है अदर जो भी है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए पहले देखे थे वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट तो वहां पे काम खत्म, बट अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे दो ग्रुप में। पहला है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद अदर जो कैटेगरी है वहां पे ओनली देखेंगे कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो हम ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करेंगे तो वहां पे 3 कैटेगरी है। पहला है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है आरओआर, दूसरा है आपका नॉन रेसिडेंट मीन्स रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरएनओआर। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट। उसके बाद रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप अलग अलग चीज है। रेसिडेंस मीन्स कुछ पीरियड अगर इंडिया में रहेगा तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे, अगर वो उस पीरियड इंडिया में नहीं रहता है तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। बट सिटीजनशिप के लिए वो इंडिया में बार्थ या बॉर्न होना चाहिए या डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में। एंड रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट वो नॉन सिटीजन हो सकता है या
सिटीजन कोई भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है, उससे कोई लिंक नहीं है रेसिडेंट का सिटीजनशिप के साथ। दूसरा चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, यह है लास्ट रिवीजन आज का। तो चलो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर एक 12 मंथ का पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड खत्म होगा 31 मार्च में। एंड ये जो इनकम प्रीवियस ईयर में इन ईयर होता है इसको हम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। एंड करंट प्रीवियस ईयर आपके लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। उसके बाद हम देखे थे दो स्पेशल केसेस में हम प्रीवियस ईयर किसको मानेंगे। पहला है आपका अगर कोई बिजनेस न्यूली सेटअप होता है तो वहां पे जिस दिन वो सेटअप होता है उस डेट से 31 मार्च तक हम मानेंगे प्रीवियस ईयर। उसके सेकंड सिचुएशन में हम देखे थे अगर न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है तो वहां पे जिस दिन न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है उस डेट से 31 मार्च तक हम मानेंगे कि वो प्रीवियस ईयर चलता है। उसके बाद हम कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर मेनली क्या होता है असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम प्रीवियस ईयर के ऊपर इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे। तो क्या क्या है, फैन का डिलीवरी कब होगा, तो फैन का डिलीवरी मीन्स एफ फॉर कोई भी बिजनेस वो फर्म होता है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। उसके बाद ए मीन्स अवॉइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए कोई भी एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद एन मीन्स नॉन रेसिडेंट, कोई भी नॉन रेसिडेंट वो शिपिंग बिजनेस में काम करता है। उसके बाद है डी मीन्स कोई भी इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस। उसके बाद है एल मीन्स लिविंग, तो कोई पर्सन अगर लिविंग इंडिया परमानेंटली या फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाता है तो उसको प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें पर्सन देखे थे, पर्सन में सब कुछ आ जाएंगे, इंडिविजुअल, एचयूए, फार्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट, फार्म और आपका कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर वो एबव पॉइंट में कवर नहीं होता है। उसके बाद हम देखे थे कि डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ऑल इंडियन कंपनी को हम डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। उसके साथ और एक जो भी इंडियन कंपनी अगर वो डिविडेंड इंडिया में देते हैं तो उनको हम बोलेंगे कि वो डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद इंडियन कंपनी होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला है वो इंडिया में फॉर्म एंड रजिस्टर होना चाहिए एज पर एनी कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद दूसरा है उसका रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना ही चाहिए। दूसरा फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, तो फॉरेन कंपनी जो भी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। एंड उसके बाद देखे थे आरसीसी किसको बोलते हैं, आरसीसी मींस एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, तो उसको याद रख रहे हैं टी पैड, पी का था आपका आईएलआर। तो पहले टी मींस ए पर्सन, आरसीसी मींस ए पर्सन, एनी टैक्स फ्रॉम whom any tax, T for tax payable or any other sum payable under Income Tax Act 1961। उसके बाद पैड, P for every person on whom proceedings of the income tax has been taken for the assessment of his income, I means income or any other person income। दूसरा है L, L means loss sustained by him or any other person। उसके बाद है R, R means refund due to him or any other person। उसके बाद A, A means assessee in default, कोई भी every person who is deemed to be an assessee in default as per section as per provision of the Income Tax Act 1961। उसके बाद है D means deemed to be an assessee, every person who is deemed to be an assessee under Income Tax Act 1961। उसके बाद हम रेसिडेंशियल चैप्टर को गए थे, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसमें हम देखे थे क्या टैक्सेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम ओनली उसका नेचर ऑफ इनकम एंड उसका प्लेस ऑफ एक्चुअल या रिसीप्ट नहीं देखे। उसके साथ हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम देखे थे उसको ब्रॉडली डिवाइड किए थे। पहला ग्रुप में हम डाले थे इंडिविजुअल एचयूएफ को, दूसरा ग्रुप में अदर जो भी एसएससी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे इधर वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। उसके बाद अगर वो नॉन रेसिडेंट तो काम खत्म, अगर वो रेसिडेंट होता है तो उसको फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद अदर जो है उनके लिए रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। तो हम ब्रॉडली कैटेगराइज किए थे, तो वहां पे 3 कैटेगरीज ऑफ रेसिडेंट था। पहला है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है आरओआर, दूसरा है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आरएनओआर, तीसरा था आपका नॉन रेसिडेंट। तो वहां पे 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड किए थे। उसके बाद देखे थे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड आपका सिटीजनशिप, वो दोनों अलग अलग चीज है। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंस हम कहां पे मानेंगे, अगर वो पर्टिकुलर पीरियड इंडिया में रहता है तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, बट सिटीजनशिप डिपेंड करता है वो इंडिया में बॉर्न हुआ है या नहीं हुआ है। तो रेसिडेंट के साथ सिटीजन का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूरा ही 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया, लगभग 15 मिनट लगा आपका रिवीजन में। तो चलो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रेसिडेंट किसको बोलेंगे एंड रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे वर्क करता है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस किसको बोलते हैं, तो चलो देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कुछ कंडीशन है, उसको अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो चलो, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 है। तो मेनली रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6।
ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6, इसको डील करता है सेक्शन नंबर 6। उसमें सेक्शन नंबर 6 उसमें पहला जो सबसेक्शन है वो डील कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए सबसेक्शन 1 है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए है सबसेक्शन 1 है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 डील कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल केस में हम कैसे उसको जानेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि अंडर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सैटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। तो हम कोई भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बोलेंगे अगर वो सैटिस्फाई करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी मींस एक ही कंडीशन अगर वो सैटिस्फाई कर देगा तो उसको भी हम रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, तो ये जो कंडीशन बेसिक कंडीशन अगर एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन वो सैटिस्फाई कर देता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। He has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more. तो इंडिया में वो 182 डेज और मोर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज और मोर होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्या है आपके लिए है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर है 2021-22। तो उसमें वो 182 डेज और मोर रहना चाहिए। इन द प्रीवियस ईयर में, जो प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर रहना चाहिए। अगर 182 डेज भी रहेगा तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। 182 डेज भी रहेगा इंडिया में तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट, ठीक है। 182 डेज और मोर, यह है प्रेजेंट, ठीक है, यह है प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर। जो इमीडिएटली प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में वो 182 डेज और मोर रहना चाहिए तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट। ये है पहला कंडीशन। और he has been in India during the 4 immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and he has been in India at least 60 days in the relevant previous year. तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। पहले तो वो अगर वो ऊपर वाला मीन्स वो अगर प्रीवियस ईयर में 2021-22 में अगर 182 डेज और मोर रहता है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना चाहिए, प्लस उसके साथ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर रहना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, आपके लिए इजी होगा थोड़ा समझने के लिए। तो ये कंडीशन है। दूसरा हम ब्लू कलर में लिखेंगे, ठीक है, आपके लिए समझने के लिए अच्छा होगा। तो प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में 2021-22 में 60 डेज और मोर रही है इंडिया में, और मोर है उसके साथ 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो 4 प्रीवियस ईयर क्या है, उससे पहले जो उससे पिछले वाला प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, पिछले वाला क्या क्या है। तो यहाँ पे 2020 एंड 2021। उसके बाद क्या है प्रीवियस ईयर 2019-20, प्रीवियस ईयर 2018-19, प्रीवियस ईयर 2017 एंड 18। ये चारों साल में, ये सब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, यहाँ पे वो पूरा मिलाकर 365 डेज और मोर अगर इंडिया में रहता है, डेज और मोर, एंड ये दो कंडीशन कंपल्सरी मानना पड़ेगा। यहाँ पे दो कंडीशन दोनों को ही मानना पड़ेगा। पहला है वो प्रीवियस प्रीसीडिंग, जो प्रीवियस ईयर में
इमीडिएटली जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज और मोर रहना चाहिए। उसके साथ जो फोर प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, फोर प्रीसीडिंग ईयर में वो 365 और मोर डेज इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर वो कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। ठीक है, ये दोनों है बेसिक कंडीशन। बेसिक मीन्स बेसिक कंडीशन का कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो सेटिस्फाई कर दिया है। बेसिक कंडीशन ये है, कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। आइदर ये वन वाला कंडीशन और टू, कोई भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे कि रेसिडेंट। अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। आइदर वो वन वाला या टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट। अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। तो क्या क्या है मेरे साथ देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, बट मेरे तरफ देखो, बोलिए क्या क्या है। पहला कंडीशन है वो इन दी जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए, और वो अगर सेटिस्फाई कर देता है तो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो और एक कंडीशन देखेंगे, वो प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहेगा, प्लस फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रेजेंट प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीवियस ईयर में 365 और मोर डेज इंडिया में रहना चाहिए। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन है, जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डे काउंट करेंगे इंडिया में, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपारेचर as well as डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। तो यहाँ पे हम दोनों डेट को हम यहाँ पे इंडिया में इंक्लूड करेंगे। मीन्स जिस दिन वो इंडिया से बाहर जाता है और जिस दिन इंडिया को आता है, वो दोनों डेट को हम इंडिया में ही काउंट करेंगे कि वो इंडिया में ही है। तो जिस दिन जाता है और जिस दिन आता है तो वो दोनों डेट हम मानेंगे कि इंडिया में ही वो है। तो इंक्लूड करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे कितना होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो बोला है, नोट, इफ बोथ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल इज ए नॉन रेसिडेंट। अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये है बुक का लैंग्वेज, इसको हम लिखे थे कल, तो इसको मत लिखिए, यहीं से आप नीचे तक लिख लीजिए। ठीक है, नीचे तक लिख लीजिए। मैं आपके लिए गाना चलाता हूं, लिख लीजिए आप।
तो आप लोग लिख लिया। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो आ जाइए, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइए। मिस्टर एक्स वो इंडिया में हम नॉर्मली एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा स्टोरी बना के नहीं एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में ये 2021 एंड 22 में 170 डेज रहे हैं। उसके बाद 2020 एंड 21 में 60 डेज, 2019 20 में वो 111 डेज एंड 2018-19 में इंडिया में वो 45 डेज एंड उसके बाद 2017-18 में वो 90 डेज इंडिया में रहे हैं। तो हम उनका रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर असेसमेंट ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस, मेरे साथ लिखते जाइए। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर के लिए हम AY लिखेंगे, ठीक है। AY असेसमेंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए PY। 2022-23 के लिए हम उनका रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? कंडीशन पहला है वो प्रीवियस ईयर में, जो इमीडिएटली प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहना चाहिए। तो वहां पे ये पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ये पहला वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन के लिए हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो 21-22 में वो 60 डेज और मोर रहना चाहिए, प्लस इमीडिएटली फोर प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज से मोर रहना चाहिए इंडिया में। तो चलो हम काउंट करेंगे यहाँ पे। तो ये पहला है प्रीवियस ईयर में 2021-22 में 170 डेज, ठीक है, जो कि कंडीशन पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। प्लस उसके साथ हम 4 प्रीवियस ईयर में काउंट करेंगे। टोटल ये कितना डेज होता है? तो ये 365 डेज से मोर होगा या नहीं होगा? तो चलो आप भी कैलकुलेट करिए, ऐड करिए, कितना होगा? 60 प्लस 111 प्लस 45 प्लस 90, तो आपका ये है 306 डेज। 306 डेज है। तो यहाँ पे 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए इंडिया में, तो वो 365 डेज से कम है। तो ये सेकंड वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे, मिस्टर एक्स को हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं है, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए हैं, कोई भी बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पे इज अन नॉन रेसिडेंट, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे एनआर है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट है, वो एनआर है, क्योंकि वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए हैं, कोई भी बेसिक कंडीशन है। लिख लिया इसको, ये एग्जांपल है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ये पहला है जो सिंपल का है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया है। इसको मिलाकर और एक प्रोविजन देखेंगे जो एडिशनल कंडीशन, उसको मिलाकर क्वेश्चन आया है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है ये बेसिक कंडीशन के ऊपर। तो लिख लिया। तो चलो आगे चलते हैं। ये है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हम क्यों देखेंगे? आइदर उसको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए हम बेसिक कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे
ये जो इंडिविजुअल के लिए, इसको पहले काट देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन किसके लिए देखते हैं, ये रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए हम बेसिक कंडीशन देखते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए हम देखते हैं बेसिक कंडीशन। बट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब मानेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कुछ एडिशनल कंडीशन, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे कुछ एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन देखेंगे उसके लिए। पहले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये ओनली इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, अदर एसेट्स के लिए अलग है, बट हम ओनली इंडिविजुअल केस देख रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल का देख रहे हैं, ये ओनली इंडिविजुअल का देख रहे हैं। एंड आपका रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए है आपका बेसिक कंडीशन, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम देखेंगे कि एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, पहले जो एग्जांपल दिए थे तो वहां पे नॉन रेसिडेंट है, इसीलिए हम एडिशनल कंडीशन नहीं वहां पे एग्जामिन करेंगे। अगर वो रेसिडेंट होते हैं तो वहां पे एडिशनल कंडीशन देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो कुछ एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या है, बट उससे पहले हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे, उससे पहले हम कुछ सिचुएशन में हम मानेंगे कि उनको वो कुछ 3 कंडीशन है, ठीक है। हम पहले एडिशनल कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये जो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एडिशनल कंडीशन क्या है। अगर एडिशनल कंडीशन नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो चलो पहले देख लेते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो उनको हम मानेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो चलो एडिशनल कंडीशन क्या है, तो एडिशनल कंडीशन जो कि सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 है, तो आपका इंडिविजुअल का है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 है, बट एडिशनल कंडीशन के लिए है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6। आप सबसेक्शन मत याद रखिए, आप ओनली सेक्शन ही याद रखिए, ये सब सेक्शन नंबर 6 में आता है। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम देखेंगे, ठीक है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। तो चलो एडिशनल कंडीशन देखते हैं। ये ओनली इंडिविजुअल के लिए है, तो ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए हम देखते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो ये सही बात है, हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केस में देखते हैं। तो पहले हम आपको पढ़ाए थे, यहीं पे देखते हैं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ केस में हम देखते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदर एसेट्स के केस में नहीं देखते हैं। तो वही बोला है कि ओनली हम ये जो एडिशनल कंडीशन कब देखेंगे, एडिशनल कंडीशन पहले तो बेसिक कंडीशन हर केस में देखेंगे, बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल केस में या एचयूएफ केस में देखेंगे, बट यहाँ पे हम इंडिविजुअल का केस देख रहे हैं, तो इंडिविजुअल केस में हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल एचयूएफ केस में देखेंगे, क्योंकि वहां पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस है, इसलिए हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं। एन इंडिविजुअल हैज टू सैटिस्फाई द बोथ द एडिशनल कंडीशन इन ऑर्डर टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक इंडिविजुअल को बोथ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो दोनों ही या एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है या दोनों ही नहीं सेटिस्फाई करता है, तो वहां पे उसको हम मानेंगे क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहले तो अगर वो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए दोनों बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है बट एडिशनल कंडीशन दोनों या एक सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वहां पे हम उसको मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो दोनों ही सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि ये मेन चीज है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिया ना तो पूरा ही इनकम टैक्स समझ लेंगे। अगर इसको आप नहीं समझेंगे ना तो आपके लिए इनकम टैक्स ही डाउट में रह जाएगा। इसलिए ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये शुरू का स्टेप है। अगर रेसिडेंट ही पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा इनकम टैक्स। तो इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस इंपोर्टेंट है, यानी इंडिविजुअल का सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल में ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस है। एंड ये अदर एसएससी एचयूएफ को छोड़कर कोई भी अदर एसएससी के केस में
ये केस नहीं है। ठीक है, तो चलो एडिशनल कंडीशन दोनों को देख लेते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या है? अगर एडिशनल कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई कर देगा तो उसको मानेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला ही वो रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होगा तो एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा तो उसको मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो दोनों या एक सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो दोनों देख लेते हैं। पहला है रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। तो वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए इन एनी 2 previous year। ठीक है, वो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 10 प्रीवियस ईयर में वो 2 प्रीवियस ईयर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। तो क्या है, इसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन, ये थोड़ा आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रीवियस ईयर को छोड़ देंगे, ये जो मेन प्रीवियस ईयर है उसको हम छोड़ देंगे। 2021, 22 इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं देखेंगे। उसके बाद हम जो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेन प्रीवियस ईयर को छोड़कर जो प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखेंगे। 2020 यहाँ पे है, 21, 2019, 20, 2018, 19, उसके बाद 2017, 18, 2016, 17, 2015, 16, 2014, 15, 2013, 14, 2012, 13, कितना हुआ? और एक है बाकी 10 प्रीवियस ईयर है ना, 2011, 2012। तो ये जो 10 प्रीवियस ईयर में, उससे वो मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर में, आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर में, 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। 2 प्रीवियस ईयर में, इन 2 प्रीवियस ईयर मिनिमम रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये एक कंडीशन है। इसके साथ और एक कंडीशन है, उसको भी हमको सैटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलो और एक कंडीशन क्या है? और एक कंडीशन है, मेरे साथ पढ़िए। और एक कंडीशन है, टोटल स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। तो टोटल स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, 7 प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया में 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो 7 प्रीसीडिंग ईयर हम यहां से काउंट कर देंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो यहां से 2, 3, इसको तो काट देंगे पूरा, ये तो काट देंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 7 प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया का वो रेसिडेंट 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए इन इंडिया। एंड यहाँ पे भी हम देखेंगे जिस दिन वो इंडिया को आता है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है, वो दोनों डेट को हम काउंट करेंगे जैसे इंडिया में वो है। तो 2 कंडीशन क्या है, ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन तो वहां पे मानेंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो 2 कंडीशन या एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला कंडीशन है वो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर को छोड़कर जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। दूसरा है आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। तो देखो क्या क्या है, पहला है 2 बेसिक कंडीशन, दूसरा है 2 एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में अगर कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, कोई भी, आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट तो बात खत्म वहां पे।
तो अगर रेसिडेंट होता है तो वहां पे हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। अगर यहाँ पे 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे, पहले रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद अगर 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो एक या दोनों ही एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये है आपका टोटल, ये जो प्रोविजन यही है। तो हम जो मेन डायग्राम को चलते हैं वहां पे पढ़ेंगे एडिशनल कंडीशन क्या है, दोनों एडिशनल कंडीशन, ठीक है, बोथ बोथ 2 एडिशनल कंडीशन है, यहाँ पे बोथ एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। बट एडिशनल कंडीशन दोनों को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर एक या दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अगर दोनों या एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये जो प्रोविजन को चलो लिख लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, हम पहले पढ़ लेते हैं जो भी प्रोविजन को आप लिख लीजिए। ये जो प्रोविजन को, ये प्रोविजन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम नीचे जो लिखे हैं पहले ये दोनों को लिख लीजिए, उसका नीचे जो लिखे थे एग्जाम्पल उसको भी मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग लिख लिया, तो चलो हमारा जो क्वेश्चन बैंक का जो सेकंड चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आ जाइए, जो आपका क्वेश्चन बैंक का
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आ जाइए। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10। अब रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को आ जाइए, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहां पे आ गए आप लोग, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मिस्टर राम अन इंडियन सिटीजन, तो मिस्टर राम वो इंडिया का सिटीजन है, उससे कोई मतलब नहीं है वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, वो कोई भी लिंक नहीं है इसके रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ। वो लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर 2021, वो इंडिया लेफ्ट मीन इंडिया छोड़े हैं 2021 का जो सितंबर 22 तारीख को, फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन जर्मनी। तो इंडिया से वो छोड़े हैं, जर्मनी में एक ऑफिसर का काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जर्मनी गए हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। हमको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम यहाँ पे देखना है फॉर 2022-23 के लिए। तो चलो अभी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम। ठीक है, तो आ जाइए हमारा क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नोट को आ जाइए। तो आप ये जो फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लिए उसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट चैप्टर जो भी है आपका बेसिक जो भी किए थे उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप शुरू करिए रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड जो भी सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का टैक्स रेट, उसको हम इसके बाद करेंगे, इसलिए उसको और एक चैप्टर बना देंगे। ठीक है, उसको और एक चैप्टर बना देंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्ट आ जाइए आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को आ जाइए, एंड जो भी क्वेश्चन दो बना है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट बेसिक चैप्टर में दो ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आ जाइए रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हम शुरू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसके बाद ये रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करने के बाद हम जाएंगे फिर आपका फर्स्ट चैप्टर को, वहां पे सेकंड पार्ट में हम जो भी टैक्स रेट है उसको खत्म करेंगे, इसलिए उसको एक चैप्टर बना देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप उसको बनाइए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है मिस्टर राम यहाँ पे है, वो इंडिया का सिटीजन है जो इंडिया लेफ्ट किए हैं 22 ऑफ सितंबर 2021 में, एंड वो फर्स्ट टाइम वर्क करने के लिए गए जर्मनी फॉर ऑफिस के लिए, कंपनी में ऑफिसर के लिए। तो आपको डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वो कब गए हैं, लीव इंडिया कब किए हैं, लीव इंडिया मेरे साथ लिखते जाइए जो भी लिख रहे हैं, 22 सितंबर 2021। ठीक है, यहीं पे गए, हमारा यहाँ पे डेट से मतलब है, कोई अदर इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ओनली हमारा जो नजर डेट के ऊपर रहेगा। तो चलो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम पहले प्रोविजन लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोविजन पहले लिख लेते हैं, प्रोविजन जो भी हम बेसिक कंडीशन का प्रोविजन आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोविजन आज पर मेरे साथ जो भी बेसिक कंडीशन है इसको लिख लाइए, प्रोविजन आज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन आपका मन है, अगर याद रहेगा तो लिख लेना, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं लिखोगे। ऑफ दी इनकम टैक्स एक्ट
इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसके बाद प्रोविजन लिख लेना। जो बेसिक दो कंडीशन है मैं आपको दिखा देता हूं। जो पहला बेसिक दो कंडीशन है इसको लिख लीजिए। ये जो दो कंडीशन है इसको लिख लेना है, ठीक है। ये जो दो कंडीशन है ये दो कंडीशन को आपको लिखना है। ये जो पहला दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद हम फाइनल आंसर चलो लिखते हैं। आ जाइए हमारा क्वेश्चन नोट को। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल आंसर मीन्स कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइए। इन दी प्रोविजन के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लेना या अभी लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो, ठीक है। इन दी केस ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट the period of stay during the, मेरे साथ लिखते जाइए, ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर के लिए हम PY लिखेंगे। प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 days और मोर। तो हम चलो देखते हैं। तो यहाँ पे और मोर है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर राम an Indian citizen was in India कितना दिन है, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2021-22 में कितने दिन रहे, तो इंडिया कब छोड़े हैं, 22 सितंबर 2021 है। तो सितंबर का 22 को भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सितंबर 30 डेट का है। तो टोटल कितना दिन है यहाँ पे आपका, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि 20 डेज वो इंडिया में नहीं रहे। तो इंडिया में वो कितने दिन के रहे, तो जिस दिन 22 को हम काउंट करेंगे इंडिया में, तो हम 1 अप्रैल से काउंट कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल में वो इंडिया में कितना दिन के लिए रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 30 डेज है, अप्रैल महीना है, उसके बाद मई है 31, उसके बाद जून है 30 का है, उसके बाद जुलाई है आपका 31 का है, उसके बाद अगस्त 31 का है, उसके बाद सितंबर 22 को हम मानेंगे इंडिया में ही है, क्योंकि 22 जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाते हैं उस डेट को मानते हैं इंडिया में ही है। तो 22 को हम मानते हैं वो इंडिया में है, तो 22 डेज। तो टोटल कितना हुआ काउंट कर लीजिए, 30 प्लस 31, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 22, टोटल 175 डेज वो इंडिया में रहा है, ठीक है। वो इंडिया में स्टे किया है 175 डेज, जो कि 182 डेज से कम है, ठीक है, 182 डेज से वो कम है। इसीलिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में ही था, वो इंडिया ही लीव नहीं किया है, ठीक है, वो इंडिया नहीं छोड़ा है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो ओनली 60 डेज देखा है,
तो 60 डेज से ज्यादा रहा है, बट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज से ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ रहा है काम करने के लिए, इसलिए वो इंडिया में ही बचपन से रहा है, इसीलिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, ओनली पहला बेसिक कंडीशन देखेंगे। तो 182 डेज से कम है, तो इसलिए उसको हम मानेंगे कि नॉन रेसिडेंट है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है उतना, क्योंकि वो इंडिया के बाहर नहीं गया था वहां पे प्रीवियसली, वो इंडिया के बाहर पहले फर्स्ट टाइम के लिए गया है, इसलिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए रह गया है, तो क्या है इसके बाद लिख लीजिए, देयर आफ्टर मेरे साथ लिखते जाइए, देयर आफ्टर ही लेफ्ट इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, एम्प्लॉयमेंट पर्पज। उसके बाद कुछ केस है जहां पे हम आगे पढ़ेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। जैसा है पहला है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, उसके बाद वो क्रू मेंबरशिप में काम करता है, और कुछ बेसिक कंडीशन है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है एंड वो विजिट करने के लिए इंडिया आता है, इंडिया ओरिजिन है बट विजिट करने के लिए इंडिया आता है, तो ये केस में सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहा है इंडिया से, तो इसलिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। लॉजिक तो आपको पता है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर पहले टाइम जा रहा है तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो इसलिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे 3 सिचुएशन है जहां पे हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, क्योंकि 182 डेज से कम है, तो इसलिए हम उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे, एंड वो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इंडिया से फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आ जाइए, फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये नॉन रेसिडेंट है, सिंस मेरे साथ लिखते जाइए, सिंस he does not satisfy the minimum criteria of 182 days or more, in India, stay in India during the relevant previous year, so he is a non-resident for असेसमेंट ईयर के लिए AY लिखेंगे, 2022-23 के लिए वो एक नॉन रेसिडेंट है। 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए हम उनको नॉन रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो चलो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ये एडिशनल कंडीशन का यूज किया है, तो चलो इसको पढ़ते हैं, आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर दे ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर दे एक नॉन रेसिडेंट है, रिसाइडिंग यूएस, वो यूएस का बंदा है सिंस 1990, तो 1990 से वो यूएस में रिसाइड कर रहे हैं, मीन्स वहां पे वो रहते हैं। केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/2020 फॉर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के लिए। तो वो मिस्टर दे वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, वो यूएस का बंदा है जो कि वहां पे
रह रहे हैं सिंस 1990 से। उसके बाद वो इंडिया केम बैक किए हैं 1/4/2020 में। 1/4/2020 में इंडिया केम बैक किए हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, मीन्स इंडिया में रहने के लिए, परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए। व्हाट विल बी इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 एंड असेसमेंट ईयर 2022-23। तो उनका 2 साल असेसमेंट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23 के लिए क्या उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा। ठीक है, क्या उनका रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा, हम दोनों असेसमेंट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम उनका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे 2 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका क्वेश्चन बैंक का। आ जाइए, आ गए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चलो देख लेते हैं हमारा। पहले आप लोग प्रोविजन लिख लीजिए, 2 प्रोविजन लिखना है यहाँ पे। बेसिक कंडीशन जो 2 है, पहला है 182 डेज और मोर, एंड दूसरा है 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बेसिक कंडीशन जो की है 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में, दूसरा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए, वो एक बेसिक कंडीशन। दूसरा जो एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में, जो की है इन द प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा है वो इन द 7 प्रीसीडिंग ईयर में 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अगर वो कोई भी एक या दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, पहले दोनों का प्रोविजन लिखना है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 जो बेसिक कंडीशन का है उसका प्रोविजन लिखना है, क्योंकि हम प्रोविजन अगर लिखेंगे तो टाइम सब चला जाएगा। कंडीशन दूसरा है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में एडिशनल कंडीशन लिखना है। एडिशनल कंडीशन लिखना है, ये है प्रोविजन। उसके बाद चलो हम अभी आपका एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड फाइनल आंसर कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइए। चलो तो चलो पहले लिख लेते हैं हमारा जो आंसर फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। मिस्टर दे मेरे साथ लिखते जाइए। मिस्टर दे रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। 2022-23 के लिए रेसिडेंट इन इंडिया है, क्योंकि सिंस he has stayed in India for a period of 365 डेज 365 डे इंडिया में ही रहे हैं, क्योंकि वो 2020 में 1 अप्रैल 2020 में इंडिया आ गए हैं, तो 2021 से 22 तक इंडिया में ही है, इसीलिए वो प्रीवियस ईयर में 365 दिन इंडिया में रहे हैं दिन, तो इसीलिए 182 डेज से ज्यादा रहे हैं। इसलिए हम 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए उनको तो पूरा ही रेसिडेंट मानेंगे, क्योंकि 180 डेज से ज्यादा रहे हैं। डेज और मोर, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 182 डेज और मोर
ड्यूरिंग दी, तो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए प्रीवियस ईयर क्या लेंगे, 2021-22 लेंगे जो कि प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, ठीक है, उनको हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट है। उसके बाद चलो देखते हैं उनका एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो उनको मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एडिशनल कंडीशन कोई भी या एक ही सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो एडिशनल कंडीशन देखते हैं। और प्रीवियस ईयर 2021-22 ब्रैकेट में असेसमेंट ईयर 22-23 his status would be resident but not ordinary resident, but not ordinarily रेसिडेंट। क्यों, मैं आपको प्रूव करा देता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि वो पहले तो आए हैं कब, 2021 अप्रैल को, ठीक है। तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दो एडिशनल कंडीशन क्या क्या है, पहला है वो इंडिया में आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा है आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे वो दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ओनली 1 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट है। तो चलो यहीं पे बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि वो इंडिया में पहले आए कब, फर्स्ट, आप मत लिखिए, 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 में आए हैं, मींस वो कौन सा असेसमेंट ईयर में आए हैं, तो प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 में ही आए हैं। तो उसको प्रीवियस ईयर कब तक, वो 10 प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12। तो ये आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में वो मिनिमम दो प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ये ओनली एक ही प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट है और 9 प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम ये पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया है। उसका दूसरा कंडीशन तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 730 डेज या मोर उससे रहना चाहिए। कौन सा प्रीवियस ईयर में, ये जो आपका 7 प्रीवियस ईयर में उसको 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, ग्रेटर देन 730 डेज। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं किया है क्योंकि ये ओनली ये वाला प्रीवियस ईयर में जो 1920 में इंडिया आया है, तो जो कि 365 डेज ओनली रहा है, 365 डेज इंडिया में रहा है, जो कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर रहना चाहिए। तो ये 735 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए दोनों ही कंडीशन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड उसका जो प्रीवियस ईयर जो कि असेसमेंट ईयर, जो पहले असेसमेंट ईयर जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, उसमें भी हम मानेंगे उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पहले असेसमेंट ईयर देख लेते हैं आपका 22-23 के लिए देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे असेसमेंट ईयर
तो ये है आपका असेसमेंट ईयर। हम देख रहे हैं 2022-23। उसके बाद हम जाएंगे असेसमेंट ईयर 2021-22। तो ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, since he has non-resident in 9 previous year out of 10 previous year। तो वो मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर इंडिया में रहना चाहिए, बट यहाँ पे 9 प्रीवियस ईयर मीन्स एक ही प्रीवियस ईयर वो इंडिया में रहे हैं, इसीलिए उसको हम मानेंगे कि ये पहला बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया है। इमीडिएटली preceding previous year, previous year में preceding previous year जो कि है 2021-22 में वो नहीं रहा है। ये था पहला बेसिक कंडीशन, वो सेटिस्फाई नहीं किया है। Also he does not satisfy the condition of 730 days or more out of 7 previous year preceding immediately preceding the previous year। जो मेन प्रीवियस ईयर क्या है 2021-22 है, तो वो 7 प्रीवियस ईयर में 723 दिन से कम है, जो कि है that is 365 days only in India। Days stay in India, इंडिया में वो स्टे किया है। ठीक है, वो इंडिया में स्टे किया है, जो कि 365 डेज वो इंडिया में ओनली स्टे किया है। ये था आपका पहला बेसिक, जो पहला क्वेश्चन है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। हम अभी देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए देखेंगे हम क्या होगा उनका रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर उसके लिए 2020 एंड 2021, तो उसमें भी वो ओनली कितना दिन रहा है, जो कि 365 डेज रहा है, तो वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेम सिचुएशन है, उसमें भी वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आपको समझ आ जाएगा क्योंकि सेम ही एक्सप्लेनेशन होगा। He is resident in India but not ordinarily resident, वो ordinarily resident नहीं।
ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, तो इंडिया में वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। समझ आ गया? तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन खत्म हुआ है। ये जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा एंड आपको कंफ्यूजिंग सब क्वेश्चन आएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा प्रोविजन के तरफ। समझ आ गया ये जो बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है। तो चलो आगे चलते हैं, हमारा बुक के तरफ चलते हैं। तो आ जाइए, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड यहाँ पे बोथ द डेज ऑफ डिपारेचर फ्रॉम इंडिया एंड स्टेड इन इंडिया, जिस दिन वो जाता है एंड जिस दिन वो आता है, अराइवल एंड डिपारेचर दोनों डेट को हम मानेंगे कि इंडिया में ही है, ठीक है। तो उसके बाद चलो चलते हैं कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स कुछ केसेस में जहां पे 2 बेसिक कंडीशन है। 2 बेसिक कंडीशन क्या है? पहला है 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए इन द प्रीसीडिंग, जो प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए, एंड फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर, प्लस जो प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। बट ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन कौन है? जो 60 डेज प्लस 365 डेज और मोर इन दी फॉर प्रीवियस ईयर में। तो ये जो सेकंड केस हम नहीं देखेंगे, ओनली अगर यहाँ पे 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट। सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? 2021-22 में कितना दिन? 60 डेज एंड जो हमारा प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है क्या क्या है? 2021 है, दूसरा है 1920 है, 18-19 है, 17-18 में। तो इसमें अगर वो 365 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये जो कंडीशन नहीं देखेंगे हम, ये जो कंडीशन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ओनली ये जो कंडीशन हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, ओनली ये वाला कंडीशन देखेंगे। ये जो पहला कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। ये जो तीनों सिचुएशन में हम पहला कंडीशन देखेंगे। तीनों सिचुएशन चलो देखते हैं। तो तीनों सिचुएशन क्या है, मेरे साथ पढ़िए। The following categories of individual will be treated as resident only if the period of their stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. तो यहाँ पे हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट अगर वो ओनली 182 डेज का कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसको रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो 3 सिचुएशन को देखते हैं। तो वहां पे हम जो 365 दिन वाला और 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, ओनली जो पहला बेसिक कंडीशन देखेंगे जो कि 182 डेज और मोर। आपको भी ये जो तीनों सिचुएशन में लगेगा कि हाँ ये बेसिक कंडीशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला जो एक्सेप्शन है, मीन्स पहला जो कंडीशन है वो इंडिया सिटीजन है। इंडिया का सिटीजन मीन्स वो इंडिया में बर्थ लेना चाहिए, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हु लिव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। तो अगर वो इंडियन शिप में एज ए क्रू मेंबर काम करता है, क्रू मेंबर मीन्स वो इंडियन शिप या वेसल में काम करता है एंड वो इंडिया का सिटीजन है, तो उसको अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है तो उसको हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहता है इंडिया में तो उसको हम मानेंगे इंडिया का सिटीजन है, क्योंकि वो शिप में काम करता है, ठीक है। वो शिप में काम करता है तो इंडिया का सिटीजन है। वो पहले क्या कर रहा है पता नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाहर ज्यादातर रहता है, इंडिया में नहीं रहता है। तो इसलिए हम उसको 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह जाएगा तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। 365 डेज वाला और 4 जो ईयर में एंड 60 डेज इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस मींस प्रीवियस ईयर में वो वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है प्लस वो किसमें काम कर रहा है एज ए क्रू मेंबर इन द इंडियन शिप में क्रू मेंबर का काम कर रहा है, मीन्स क्रू मेंबर मीन्स वो काम कर रहा है, कोई भी ऑफिसर का काम कर रहा है तो उसको हम मानेंगे कि मेंबर ऑफ ऑफिसर मीन्स इंडियन शिप में कोई भी ऑफिसर काम कर रहा है तो उसको हम 182 डेज से अगर इंडिया में ज्यादा रहेगा तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। दूसरा है इंडिया का सिटीजन है
वो लीव इंडिया छोड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया। तो हम अभी जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 किए हैं, तो ये वाला पॉइंट के ऊपर आया था, बट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया नहीं किया था, इसलिए उसको नॉन रेसिडेंट माने थे। तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड वो फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, काम करने के लिए, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉय काम करने के लिए, तो वहां पे हम अगर 182 डेज ज्यादा रहता है तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, 182 डेज और मोर रहता है तो उसको इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे, और कम रहता है तो उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पहले तो इंडिया के बाहर नहीं गया था, इसीलिए वो 365 दिन वाला कंडीशन ही नहीं देखेंगे, क्योंकि वो फॉर प्रीवियस ईयर में ही इंडिया में ही था, तो इसलिए 182 डेज देखेंगे। और पहला जो इंडियन क्रू, जो इंडियन शिप में क्रू मेंबर काम करता है, वहां पे भी सेम है, क्योंकि वो इंडिया में ही काम करता था, बट अभी शिप में काम कर रहा है, तो उसको 182 डेज वाला ही कंडीशन देखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो दूसरा कंडीशन नहीं देखेंगे। उसके बाद इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज आउटसाइड इंडिया कमिंग ऑन ए विजिट टू इंडिया। तीसरा, ये इंपोर्टेंट है, तो वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है जो कि एंगेज है आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर वो एंगेज है, कोई भी काम कर रहा है या कोई भी बिजनेस है उसका, एंड वो विजिट इंडिया आता है। अगर वो विजिट करने के लिए इंडिया में अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है तो उसको हम मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो इंडियन सिटीजन तो आपको पता है जो इंडिया में बांट लेता है या डोमिसाइल है उसका, या उसका बॉर्न लेता है इंडिया में। बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स क्या है? तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स, नोट, ए पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ he or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India। तो either वो he or his parent or his grandparents वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, इन अनडिवाइडेड इंडिया में वो बॉर्न होना चाहिए। अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे ना तो पूरा ही पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को ही हम बोलेंगे, जो भी बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का रेसिडेंट उनको हम बोलेंगे कि इंडिया का पर्सन इंडियन ओरिजिन ही बोलेंगे, क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया का, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था 1947 से पहले, उनका पेरेंट या वो या उनका ग्रैंड पेरेंट इंडिया में ही होंगे, क्योंकि उनका ग्रैंड पेरेंट इंडिया में ही होंगे ना, या पेरेंट भी इंडिया में होंगे, क्योंकि पहले इंडिया में ही था ना, तो इसीलिए तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, तो बांग्लादेश से कोई बंदा या पाकिस्तान से कोई बंदा अगर इंडिया आता है घूमने के लिए, एंड वो बाहर मीन्स वो बांग्लादेश पाकिस्तान में ही एंगेज है, बट वो इंडिया आता है विजिट करने के लिए, 182 डेज से ज्यादा रह जाता है, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे कि इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स पाकिस्तान एंड, ये दोनों को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा बांग्लादेश, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो भी रेसिडेंट है उनको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले तो इंडिया का जो भी है बंदा उनको तो बोलेंगे इंडियन सिटीजन है एंड इंडियन ओरिजिन है, बट अनडिवाइडेड मींस इंडिया जब डिवाइड ही नहीं हुआ था उससे पहले जो भी इंडिया में थे उनका अगर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या वो अगर बाहर है तो उनको हम बोलेंगे इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन क्या है? पहला है, तो तीनों कंडीशन में हम दूसरा बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, 365 डेज और मोर, दूसरा है 60 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो दो जो एडिशनल कंडीशन नहीं देखेंगे तीन सिचुएशन में। पहला है वो इंडियन सिटीजन है बट वो काम कर रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप में, तो इंडियन शिप में क्रू मेंबर के हिसाब से काम कर रहा है, तो वहां पे 182 डेज का कंडीशन देखेंगे। दूसरा है वो इंडियन सिटीजन है एंड वो लिव्स इंडिया होता है फर्स्ट टाइम फॉर दी पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है इंडिया के बाहर। तीसरा है वो इंडिया सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो आउटसाइड इंडिया सेटल है बट इंडिया विजिट करने के लिए आता है एंड 182 डेज से ज्यादा रह जाता है, तो वहां पे हम उसको रेसिडेंट मानेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन जो 365 डेज और 60 डेज उसको कंडीशन नहीं मानेंगे, इसको ही हम मानेंगे कि इंडियन, वो इंडियन का रेसिडेंट है, ठीक है।
उसके बाद ये जो इंडियन सिटीजन जो शिप में काम करता है, इंडियन शिप में जो काम करता है, उसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन वो मेंबर ऑफ क्रू मेंबर इन इंडियन शिप काम करता है, उसके लिए और एक देखते हैं पीरियड ऑफ स्टे ऑफ क्रू मेंबर इन इंडियन सिटीजन फॉर फॉरेन बाउंड शिप। तो जो भी फॉरेन जाता है शिप में काम करता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो क्रू मेंबर के हिसाब से काम कर रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो इंडिया में स्टे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका डे, ठीक है, उनका पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंडियन शिप में जो भी काम करते हैं, उनके लिए हम कैसे 182 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उनके लिए तो जो अराइवल डिपार्चर तो कोई भी टाइम नहीं है, वो ज्वाइन जिस दिन करेंगे उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे तो उस दिन को हम मानेंगे, इसीलिए हम वहां पे तो कोई भी डिपार्चर अराइवल का कोई भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे जो पीरियड ऑफ 182 डेज, ठीक है। 182 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए चलो पढ़ते हैं क्या वहां पे होगा। पीरियड ऑफ स्टे ऑफ क्रू मेंबर अब इंडियन शिप ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, तो जो भी फॉरेन बाउंड शिप, फॉरेन कंट्री को जो भी शिप जाता है, तो वहां पे जो क्रू मेंबर का काम करते हैं, तो वहां पे क्या होगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1, जो कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडियन है, एंड वो काम करता है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए शिप में वो क्रू मेंबर का काम करता है। The period of stay in India shall in respect of an ship, तो वहां पे पीरियड और पीरियड स्टे इन इंडिया का इन द शिप कैसे होगा, नॉट इंक्लूड, वहां पे नॉट इंक्लूड होगा। कौन सा दिन इंक्लूड नहीं होगा, द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिस दिन वो एंटर करता है, जिस डेट को वो एंटर करता है इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप by the said individual and ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship। तो यहाँ पे जिस दिन वो ज्वाइन करता है एंड जिस दिन वो कंटिन्यूस सर्टिफिकेट डिस्चार्ज में वो ज्वाइन करता है, एंड जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन करता है, वो दोनों डेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलो हम इसको आपको एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया है, मेरा तो इतना अच्छा नहीं है मेरा ड्राइंग है, फिर भी तो ये इंडिया है। तो एक शिप है जो इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है। शिप जो है इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है, इंडिया से बाहर जाता है एंड उसमें वो काम करता है एज ए क्रू मेंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स, यहाँ पे मिस्टर एक्स वो काम करता है एज ए क्रू मेंबर इन दी शिप जो इंडिया के बाहर जाता है, फॉरेन को जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जापान है, तो जापान जाता है शिप, तो उसमें वो काम करता है, क्रू मेंबर का काम करता है मिस्टर एक्स। तो वहां पे हम मानेंगे कि ये तो जापान जाएगा, इसीलिए वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा, बट 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। 182 डेज से ज्यादा अगर रहेगा तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, अगर 182 डेज से कम रहेगा तो उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे, एंड 182 डेज अगर रहेगा तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो 182 डेज और मोर, तो वहां पे रेसिडेंट, उससे कम होगा तो नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम किस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें रहने के लिए रहता है सर्टिफिकेट जैसा है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट रहता है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सीडीसी है, हम अभी सीडीसी कहेंगे, ठीक है। ये जो सीडीसी है, सीडीसी में जिस दिन वो ज्वाइन करता है, ठीक है, सीडीसी में जिस दिन ज्वाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो, फॉर एग्जाम्पल यहां से हमारा निकला जो हमारा शिप, तो पहले वो क्या करता है, सीडीसी में ज्वाइन करता है, ठीक है। जिस दिन वो सीडीसी से ज्वाइन करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्वाइन करता है 1 जुलाई,
2021 को वो ज्वाइन किया है सीडीसी से, एंड वो अभी साइन करेगा कब? जब वो बाहर जाता है, उसके बाद वो काम करके सब आता है बाहर से, तो आकर वो साइन करेगा सीडीसी में, ठीक है। सीडीसी में वो साइन करेगा। तो फॉर एग्जांपल सीडीसी में वो साइन किया 31 जनवरी 2022 में। तो वो साइन कब किया? यहाँ पे साइन किया सीडीसी में, साइन इन सीडीसी 31 जनवरी 2022 एंड यहाँ पे ज्वाइन किया है सीडीसी में। सीडीसी मीन्स कॉन्टिन्यूस डिजिटल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है वो क्रू मेंबर्स जो काम करते हैं वहां पे है सीडीसी कॉन्टिन्यूस डिजिटल सर्टिफिकेट, उसमें वो ज्वाइन किया है 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो ये जो दो डेट है, पहला डेट है 31 जनवरी 2022 और एक डेट है जो हमारा पहला जो वो ज्वाइन किया था जो कि है 1 जुलाई 2021। ये दोनों डेट हम काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों डेट हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। वही बोला है, ये दोनों डेट हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 182 डेज। तो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना दिन वो इंडिया में रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पहले गया कब? 1 जुलाई 2021, तो उस डेट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो वो अप्रैल में कितना दिन रहा? अप्रैल, मई, जून, जून का पूरा रहा। उसके बाद वो रिटर्न कब किया? 31 जनवरी। उसके बाद फरवरी एंड मार्च। तो ये जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर 21-22 में वो कितना दिन रहा यहाँ पे? तो ये अप्रैल पूरा ही 30 डेज रहा, उसके बाद मई का 31 डेज, उसके बाद जून का 30 डेज रहा। उसके बाद वो कब आया फिर? वो तो 31 जनवरी में आया, उसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन में हम जिस दिन वो ज्वाइन किया एंड जिस दिन साइन किया, रिटर्न आकर जिस दिन साइन किया, ये दोनों डेट को हम काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए फरवरी में वो 28 डेज रहा, उसके बाद मार्च में 31 डेज। तो यहाँ पे हम काउंट कर देंगे कितना दिन इंडिया में रहा है। 30 डेज प्लस 31 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 31, तो टोटल 150 डेज वो इंडिया में रहा है। 150 डेज इंडिया में रहा है, तो उसको हम मानेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है। एंड सेकेंड जो बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे क्योंकि वो क्यू मेंबरशिप का काम कर रहा है, तो इसको इंडिया में नहीं मानेंगे। तो जिस दिन वो साइन किया है एंड जिस दिन वो ज्वाइन किया है, ये दोनों डेट को हम काउंट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। कहाँ पे वो साइन ज्वाइन किया है? कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो वही बोला है, इसको आप पहले लिख लीजिए, ये जो पूरा प्रोविजन को लिख लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है, क्रू मेंबरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लिख लीजिए ये दोनों को आप लिख लीजिए।
तो आप लोग लिख लिया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट हम कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बट अभी जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 2 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज जो भी पढ़े हैं, आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 2 बार रिवाइज करेंगे। तो चलो क्या क्या पढ़े हैं देख लेते हैं। तो हम पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल देखे थे, जो कि सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 है। उसमें रेसिडेंट कहां पे बोलेंगे, अगर 2 या एक ही बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा तो उसको हम रेसिडेंशियल स्टेटस, उसको रेसिडेंट ही मानेंगे। तो 2 बेसिक कंडीशन क्या है, पहला है अगर 182 डेज और मोर अगर प्रीवियस ईयर में रहता है तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। नहीं तो और एक कंडीशन क्या है, अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इमीडिएटली द प्रीवियस ईयर, अगर वहां पे 365 डेज और मोर रहता है इंडिया में, तो उसको हम मानेंगे कि इंडिया का रेसिडेंट है। आइदर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, अगर कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन देखे थे। एडिशनल कंडीशन चलो आपको दिखा देता हूं। एडिशनल कंडीशन देखे थे, एडिशनल कंडीशन भी 2। एडिशनल कंडीशन क्यों देखेंगे, एडिशनल कंडीशन देखेंगे हमारा जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, अगर दोनों ही एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एक ही या 2 एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट, मींस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो 2 एडिशनल कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहला है जो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में, वो मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और एक है आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, वो 730 डेज इन दी 7 प्रीसीडिंग ईयर में होना चाहिए, 730 डेज और मोर रहना चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद हम और एक देखे थे, कुछ एक्सेप्शन था जहां पे सेकंड बेसिक कंडीशन ही नहीं देखेंगे। जो सेकंड बेसिक कंडीशन था 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 इन द फॉर प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, तो वहां पे 365 डेज और मोर, तो वो वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। ओनली हम देखेंगे कि 182 डेज और मोर। पहला है वो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का सिटीजन है एंड वो काम कर रहा है एज ए क्रू मेंबर इन द इंडियन शिप, तो वहां पे हम मानेंगे 182 डेज और मोर एंड सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। दूसरा है वो इंडियन सिटीजन है एंड वो इंडिया से बाहर जाता है, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पे भी 182 डेज और मोर। एंड लास्ट है वो इंडिया का सिटीजन है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड वो बाहर सेटल हुआ है बट इंडिया विजिट करने के लिए आता है, 182 डेज और मोर रहता है, तो वहां पे हम मानेंगे उसको इंडिया का रेसिडेंट है। एंड यहाँ पे इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन मींस आइदर वो पर्सन और उसका पेरेंट या उसका ग्रैंड पेरेंट इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टे इन इंडिया फॉर द इंडियन क्रू मेंबरशिप के लिए क्या लेंगे, ठीक है। जो भी क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप में काम करता है उसके लिए हम पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया क्या लेंगे, तो उसके लिए पीरियड ऑफ स्टे में हम 2 डेट को एक्सक्लूड करेंगे। जिस डेट को वो ज्वाइन किया था कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, सीडीसी में जिस डेट को वो ज्वाइन किया था। दूसरा है जिस दिन वो साइन करता है आपका सीडीसी है, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को जिस दिन साइन करता है, जिस दिन ज्वाइन करता है जिस डेट को कॉन्टिन्यूस सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंड जिस दिन वो साइन करता है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये दोनों डेट को हम काउंट नहीं करेंगे। उसको छोड़कर जो भी डेट हम देखेंगे इंडिया में कितना दिन रहा है, अगर इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहता है तो उसको हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट है, अगर कम रहता है तो उसको हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना ही पढ़े थे, तो ये था पहला रिवीजन। तो चलो अभी दूसरा रिवीजन शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए। पहले यहाँ पे हम देखे थे बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन के लिए इंडिविजुअल का देखे थे, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 2 बेसिक कंडीशन आइदर एक या दोनों अगर सेटिस्फाई कर देता है तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो एक या दोनों ही अगर सेटिस्फाई, दोनों ही अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। तो क्या क्या है, पहला है 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दिस प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। दूसरा है इन द प्रीवियस ईयर 60 डेज और जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में और 365 डेज और मोर रहना चाहिए। उसके बाद एडिशनल कंडीशन देखे थे, 2 एडिशनल कंडीशन, अगर वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो दोनों को या एक को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। पहला वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है, पहला है वो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा है एटलीस्ट 7 प्रीसीडिंग
ईयर में वो एटलीस्ट 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है या दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो वहां पे उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद तीन सिचुएशन में हम मानेंगे कि 182 डेज अगर ज्यादा देखता है इंडिया में रहता है तो उसको हम मानेंगे इंडिया का रेसिडेंट। अगर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे जो कि 365 डेज और मोर एंड 60 डेज इन दी प्रीवियस ईयर। तो क्या क्या है, पहला है वो इंडिया का सिटीजन है एंड वो काम कर रहा है एज ए क्रू मेंबर इन दी इंडियन शिप। दूसरा है वो इंडिया का सिटीजन है एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया के बाहर जाता है, फर्स्ट है। तीसरा है वो इंडिया का सिटीजन है एंड पर्सन इंडिया का ओरिजिन है एंड वो सेटल होता है बाहर, ठीक है, एंगेज आउटसाइड इंडिया एंड वो विजिट इंडिया आता है, इंडिया को फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आता है एंड अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। एंड यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे, जो भी पर्सन एंड उसका पेरेंट्स या उसका ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया का अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे तो उसको हम मानेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश इंडिया का ओरिजिन ही मानेंगे। उसके बाद जो मेंबर काम करता है क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उसके लिए हम पीरियड ऑफ स्टे पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें दो डेट हम नहीं लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। पहला डेट जिस दिन वो ज्वाइन करता है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सीडीसी में, जिस दिन ज्वाइन करता है वो डेट एक्सक्लूड करेंगे हम स्टे पीरियड 182 डेज में कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है जिस दिन वो साइन करता है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो डेट को भी हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 182 डेज और मोर। यहाँ पे आपका पूरा ही दो बार रिवीजन हो गया है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन कॉल करेंगे क्योंकि हम ज्यादा क्लास लगाएंगे बट हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन ज्यादा करेंगे, ठीक है, कम कम पढ़ के रिवीजन करके जाएंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजन हमारा दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का हम जो स्ट्रैटेजी या स्टडी टिप्स हम डिस्कशन करते हैं, तो आ जाइए स्टडी टिप्स की तरफ। तो आज का स्टडी टिप्स क्या है, आज का स्टडी टिप्स है तो बहुत सारा बच्चे बोलते हैं कि सर हम थ्योरी पेपर को क्यों नहीं लिख पाते हैं अच्छे से, मार्क क्यों नहीं आता है, सही मार्क क्यों नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि थ्योरी पेपर हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिकल पेपर को हम ज्यादा बार की रिवाइज करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं, बट आप सही से बताना कितने बार आप थ्योरी पेपर को लिखते हैं। तो आप थ्योरी पेपर को नहीं लिखते हो और एग्जाम में पहले बार लिखने के लिए जाते हो या एक बार कभी कभी आप टेस्ट देते हो तो एक बार ही लिखते हो, तो वहां पे क्या दिक्कत हो जाता है, आप एग्जाम में बैठते हो जब तो वहां पे सोचने लगते हो कि कैसे लिखेंगे थ्योरी पेपर। तो उसका सॉल्यूशन है आप लोगों को हर एक थ्योरी क्वेश्चन, हर एक ऑल द थ्योरी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है लिख के। जैसे प्रैक्टिकल पेपर को आप लिख के प्रैक्टिस करते हो ऐसे थ्योरी क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको नहीं लगेगा कि ये प्रैक्टिकल है ये थ्योरी है। अगर आपका थ्योरी पेपर इतना स्ट्रांग होगा तो आप थ्योरी में भी प्रैक्टिकल जितना मार्क उतना थ्योरी में भी ले सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आप थ्योरी पेपर को भी प्रैक्टिकल जैसे सॉल्व करिए, ऑल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक दिन एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए तो आपका पूरा ही थ्योरी पेपर हो जाएगा। एंड ओनली आप जब रिवीजन करते हो उस टाइम मत करिए, आप हर दिन कुछ ना कुछ थ्योरी भी प्रैक्टिस करते रहिए, जो थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है थ्योरी, तो वो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा एंड थ्योरी क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम थ्योरी क्वेश्चन करना पड़ता है, तो आपका कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्वेश्चन दोनों ही एक साथ हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है तो कॉन्सेप्ट के लिख लो तो आपका पूरा ही रिवाइज हो जाएगा बुक। तो ऐसे ही आप थ्योरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल को इंपोर्टेंट देते हो वैसे थ्योरी को भी इंपोर्टेंट दीजिए। अगर आप लिखोगे एग्जाम से पहले या रिवीजन के टाइम अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रैक्टिस जो एग्जाम में जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आता है आंसर वैसे थ्योरी क्वेश्चन में भी आपका मार्क आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नया स्ट्रैटेजी और नया कुछ पढ़ाई के साथ।